नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, जहां पर एक तेंदुए की मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। हालांकि इस मौत की वन विभाग की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मौत कैसे हुई, क्यों हुई, तमाम चीजों की गहनता से जांच की जा रही है, मुआयना किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाघ ने तेंदुए का शिकार किया है और इसी दिशा में इस वक्त ये जांच की जाती हुई। हालांकि वन विभाग मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा। तो टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत के बाद अब सुरक्षा को लेकर और वन विभाग के अंदर क्या सतर्कता नहीं बरती जा रही? आधिकारिक पुष्टि हालांकि इसकी तरफ से अब तक नहीं हुई है, लेकिन सवाल कई हैं कि तेंदुए की मौत आखिर हुई कैसे। मुजफ्फरपुर में शराब कांड के एक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जाने के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट ने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। एक तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई, उस तस्वीर ने सुरक्षा को लेकर तैनात इन पुलिस के कर्मियों के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर शराब कांड के इस आरोपी को मोबाइल पर बात करने की इजाजत क्यों दी गई, किन परिस्थितियों में दी गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उत्पाद विभाग इसे लेकर अब हरकत में आया है। दरअसल छाता चौक के आबकारी थाने में आरोपी युवक को रखा गया था। हथकड़ी पहना हुआ ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, जिसे जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन आरोपी आराम से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यहां पर फोन पर बातचीत कर रहा है बिना रोक टोक के। पुलिसकर्मी मौजूद है, हाथ में हथकड़ी डालकर अपने कर्तव्यों की तीसरी इन्होंने समझ ली है। एक रस्सी के सहारे एक शराब कांड का आरोपी बड़े आराम से देखिए सड़कों पर घूमता आपको नजर आ रहा होगा, फोन पर बातचीत करता दिख रहा है। और इसीलिए सवाल कई उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कानून की जानकारी क्या कानून के रखवालों को ही नहीं है? शराब मामले के आरोपी को यह स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों दी गई? आरोपी के पास ये मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, जिस फोन के जरिए वो बातचीत कर रहा है? और मुख्य दर्शक बनकर बिहार पुलिस जो साथ साथ चल रही थी, उस पुलिस विभाग को भी ये जवाब देना होगा कि आखिर इस आरोपी के पास ये फोन कैसे पहुंचा और ये कैसे आराम से फोन पर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में वित्त रहित सरकारी विद्यालयों की बात कर लीजिए, कॉलेजों की बात कर लीजिए, वहां पर मिलने वाले अनुदान को लेकर लोगों ने हमेशा से सवाल खड़े किए, आवाज अपनी बुलंद की। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें अनुदान वक्त पर मिलेगा। और ऐसे में बिहार के कॉलेजों को अनुदान देने के इस दावे के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि पटना से मधेपुरा जाने के दौरान मीडिया ने जब सवाल ये पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि सरकारी अनुदान में अनियमितता की समस्या की जानकारी उन्हें है और इसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाएगा। वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति काफी दयनीय है, जिसे उन्होंने भी स्वीकार किया। लिहाजा सरकार इस समस्या को गंभीरता से देख रही है, इस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। अनुदान इन्हें दिए जाएंगे, 1 महीने के अंदर पूरे मामले की समीक्षा कर ली जाएगी और वित्त रहित कॉलेजों के अनुदान रेगुलर किए जाएंगे जो अब तक लंबित पड़े हुए थे। और इसे लेकर वित्त रहित शिक्षक लंबे वक्त से आंदोलनरत, उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता रहा, लेकिन अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द ये राशि और अनुदान उन्हें अब दी जाएगी। लोग 30 वर्ष से सड़क पर है, उनका जायज डिमांड है। 30 वर्ष से सड़क पर, लगभग 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 25 वर्ष, कोई 30 वर्ष, उनका डिमांड जायज है। इस तरह से कालांतर में कॉलेजें अंगीभूत हुआ करती थी, ठीक है। तो अभी उनका अनुदान इरेगुलर है, तो उसकी कम से कम महीना दिन तो लगेगा ना उसके समीक्षा में, कम से कम महीना दिन लगेंगे। हम समीक्षा करवा रहे हैं कि भाई आज अनुदान में 7 साल लगने के क्या कारण, कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, कमजोरी है।
जब ढूंढेंगे बीमारी तो इलाज होगा ना, अभी तो कमजोरी ढूंढ ना पाए। और प्रधानमंत्री बनने की चाह या इस चाहत भरे सपने पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जेडीयू ने एक बार फिर से दोहराया कि 2024 आने दीजिए। प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक मजबूत चेहरा हैं, छवि उनकी साफ है और मजबूत दावेदार भी वो हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। आने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? उनमें क्या नरेंद्र मोदी जी की से कम योग्यता है? क्या इंजीनियर रहे हैं? क्या उनका मुख्यमंत्री काल उनसे ज़्यादा टेन्योर इनका हुआ है? इसलिए देश को मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो लाल किला में 2024 में झंडा फहराएं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह एक लंबे समय की राजनीति में जो अपना इमेज जिस तरह खराब किया है, कोई अच्छा करता है। नीतीश कुमार जी ने 17 वर्षों में 8 बार राजनीतिक कपड़ा बदला, गठबंधन इधर कभी उधर। हमने कहा, बार बार कहा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का पॉलिटिकल डीएनए खराब कर दिया। क्या ऐसे व्यक्ति अब प्रधानमंत्री की सोच सकते हैं? ये भगवान ही जाने। तो वहीं बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन नहीं सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके पति जो हैं बृज बिहारी प्रसाद, वो कहीं मुख्यमंत्री न बन जाएं। तो वही संस्कार पाया, उस तरह का ठंडा कितना को किया है। हमारे पति को भी ठंडा किया ये लोग मिलकर कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे ब्रज बिहारी बाबू, तो वो ठंडा किया है। तो मैं खड़ी हूँ ना उसका जवाब देने के लिए। तो ये बेशरम आदमी है, केवल परिवारवाद, धनवाद यह करते रहा है, खानदानवाद। तो उससे आगे जनता सब समझ गई है कि पूरे खानदाने, बेटा बेटी, अब कम से कम राबड़ी देवी, जो राबड़ी लिखने में कुछ टाइम लगता, वैसे वैसे लोग से बिहार में बैठा कर किसके बदौलत किया है। बहुत बड़ा आरोप आप मैडम लगा रही है कि ब्रज बिहारी जी का हत्या इन्हीं लोगों ने करवाया। एकदम के करवाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये है कि करवाया जिससे आज भी वही गुंडा राज लाने के लिए, जंगल राज लाने के लिए बैठा हुआ है और नीतीश जी उसका सहयोगी बने गए। तो एक तरफ रमा देवी का ये बयान आता है कि वक्त बताएगा कि ठंडा कौन हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। तो इस बयान पर पलटवार करने में न तो जेडीयू ने देर लगाई और ना ही आरजेडी ने सीधे तौर पर कह दिया कि रमा देवी का बयान पूरी तरह से अनर्गल है। अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है क्योंकि सत्ता चली गई है और सत्ता जाने की बौखलाहट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। माननीय सांसद, आप वरिष्ठ राजनेत्री हैं, आपको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। जब मामला इतना पुराना हो गया, अगर उस समय ही बयान दिया जाता आपकी ओर से तो कोई बात होती। देर से आपकी नींद खुली है, इसलिए इस तरह के बयान ठीक नहीं है। आप जिस समय सत्ता में थी उस समय यह सवाल उठा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझुल बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई आधार नहीं है और निराधार बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से अलग होने के बाद भाजपा के खेमे में बेचैनी है और बेचैनी और बौखलाहट में। तो अंकिता की मौत की इस घटना के बाद दुमका दहल रहा है, दुमका खौल रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और एहतियातन पुलिस की तरफ से यहां पर 144 धारा लागू कर दी गई है। यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस शख्स को सलाखों के पीछे सिर्फ पहुंचाया नहीं जाएगा बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धारा 144 लागू है और हिंदू संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान भी किया है। मौत के बाद दुमका में काफ़ी आक्रोश देखा गया और आज दुमका के बेदिया घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इसको लेकर कल से ही दुमका में तनावपूर्ण माहौल रहा था। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और जो
शहर का इलाका है, सभी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम इस वक्त मौजूद है दुमका के सिंधिया चौक पर। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जहाँ तक देखेंगे ये दुकानें बंद दिखेगी। जो हिंदू सामाजिक संगठन के लोग हैं, कल उन्होंने आह्वान किया था कि आज दुमका बंद रहेगा और इसी को लेकर जो है दुमका के प्रमुख सड़क पर जितने भी दुकानें आपको दिख रही हैं, सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के द्वारा भी जो सुरक्षा को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, बाकायदा जो है चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अंकिता के साथ जिस तरह की दुर्घटना हुई है, जिस तरह से ये हुआ शिकार हुई है, वो उसको न्याय दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दुमका में कल से ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। कहीं पर भी जो एकत्र होकर 5 लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं और किसी तरह की रैली और जुलूस पर भी रोक लगी हुई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और चलिए अब एक बात सरकारी एक ऐसे स्कूल की जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है। जी हां, सरकारी स्कूल की चर्चा होती ही जहन में बिना डेस्क, बेंच और अव्यवस्थित तरीके के हालात नजर आते हैं, लेकिन ये सरकारी स्कूल की तस्वीर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा है। और ऐसा क्यों है, आप खुद इन रिपोर्ट के जरिए देखिए, जहां पर शिक्षक से लेकर बच्चे और रसोइया तक ड्रेस कोड में पहुंचते हैं और बच्चों का ज्ञान देश और विदेश की हर जानकारी से जुड़ा हुआ है। ड्रेस कोड में विद्यार्थी, ड्रेस कोड में शिक्षक, ड्रम के थाप पर योग, और क्लासरूम में पढ़ते छात्र। ये देखकर लग रहा होगा कि ये प्राइवेट स्कूल की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की है। जी सही सुन रहे हैं आप, नालंदा के रहुई प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय सुसंदी की ये तस्वीर है। इस सरकारी स्कूल में छात्र से लेकर शिक्षक सभी ड्रेस कोड में आते हैं। हर रोज चेतना सत्र का आयोजन करने के साथ हर सप्ताह में मंथली टेस्ट भी होता है। प्रत्येक दिन समाचार वाचन होता है, न केवल स्थानीय समाचार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार से लेकर के राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय समाचार के बारे में। बच्चे हैं स्कूल में? यहाँ 576 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 420 से 460 तक का बच्चे प्रतिदिन। सुना आपने, यानी छात्रों को देश दुनिया की हर घटना से भी रूबरू कराया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक चलने वाले इस स्कूल में 576 छात्र पढ़ते हैं और सभी एक से बढ़कर एक धुरंधर। ठीक समय पर चेतना सत्र संचालन शुरू कर देते हैं और सारी प्रक्रियाएं होती है चेतना सत्र से लेकर के, और जी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है, सारी क्रियाकलाप यहाँ होते हैं और बच्चों को एक्सरसाइज भी सिखाया जाता है। मुख्य रूप से शनिवार के दिन तो विशेष कार्यक्रम होता है और उसमें योगासन, प्राणायाम आदि की भी शिक्षा दी जाती है। बिहार के हर एक सरकारी स्कूल प्रबंधन को इससे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और गणेश चतुर्थी को लेकर के तमाम तैयारियां इस वक्त हर जगह आपको नजर आ रही होंगी। राजधानी पटना की भी आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ पुरुष कलाकार ही नहीं, महिला कलाकार जो कि राजस्थान से विशेष तौर पर यहां पर पहुंची हुई हैं और घूंघट में ही ये महिला कलाकार भगवान गणेश की प्रतिमा को बेहद खूबसूरती से सजा और संवार रही हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। गणेश चतुर्थी को लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की जा रही है। राजस्थान से जो कलाकार आए हैं वो भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं, लेकिन जो रूप देने वाले कलाकार हैं, सबसे पहले हम आपको उनके वेशभूषा दिखाते हैं। चेहरे पूरे ढके हुए हैं पल्लू से, बावजूद इसके ये भगवान गणेश को अंतिम रूप दे रही हैं। उनकी आंख, उनके गहने सभी कुछ पेंटिंग्स कर रही हैं और वाकई काबिले तारीफ है। पूरा चेहरा ढका है पल्लू से, बावजूद इसके इन्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है और भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। क्या नाम है आपका? राधा। आप ऐसे पल्लू से ढकी हुई है चेहरे को,
हाँ दिखाई दे रहा है। पूरा परिवार है, यहाँ भी एक महिला है जो अपना चेहरा ढककर भगवान गणेश को प्रतिमा को रूप दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गलबी है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम राजस्थान के हैं। कितने सालों से पटना में रह रही हैं? यहाँ तो मेरे मम्मी पापा बहुत सालों से हो गया, 30-35 साल हो गया। हम लोगों का पैदाइशी यहाँ का ही है, पटना का। आप हमेशा ऐसे ही रहती हैं पल्लू में? नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं। ससुराल वाला आता है ना तब घूंघट निकालते हैं, और यहाँ पर ऐसे रहते हैं मम्मी पापा के पास। तो मतलब कोई परेशानी नहीं होती? भगवान को अंतिम रूप दे रही हैं? नहीं परेशानी होता है। गणेश पूजा में क्या परेशानी होता है? नहीं होता हम लोग में। हाँ दिखाई देता है आराम। तो पल्लू तो आपने देख लिया, भगवान गणेश की प्रतिमा भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, शानदार, क्या खूबसूरत अंतिम रूप भगवान गणेश की प्रतिमा को इन्होंने दिया है, वो भी पल्लू निकालकर। पल्लू के अंदर से इन्हें बेहतरीन दिखाई दे रहा है और पेंटिंग्स ये कर रही है, वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरीके से ये पल्लू में राजस्थान के जो कलाकार हैं इस बार पटना में रहकर भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप दे रही हैं, और काबिले तारीफ है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। पल्लू में ही भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देती हुई ये कलाकार नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पिछले 48 सालों से लाल बाग के राजा, जी हां, महाराष्ट्र मंडल की तरफ से पटना में लाल बाग के राजा को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और विशेष तौर पर इस बार कोरोना के 2 सालों के बाद एक बार फिर से ये चहल पहल और रौनक जो है आपको राजधानी पटना में नजर आएगी। और विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र जो है वो उनके मुकुट में 5 कैरेट का हीरा जो जड़ा जाएगा, वो इस वक्त सबसे ज्यादा खास और खूबसूरत इस मूर्ति को बना रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये रौनक थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र से पारंपरिक गाजे बाजे के साथ 50 सदस्यीय दल भी यहां पर पहुंचेगा, और एक अलग और विशिष्ट नजारा जो है उस दौरान नजर आएगा। पिछले 48 सालों से लालबाग के राजा की पूजा धूमधाम से होती है। महाराष्ट्र मंडल के द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है और भव्य पूजा का आयोजन होता है। हर साल लालबाग के राजा की पूजा होती है और तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। ये महाराष्ट्र मंडल के द्वारा पूजा किया जाता है। आप देख सकते हैं पिछले 48 साल से बाकायदा यहाँ पर पूजा हो रहा है और भव्य तरीके से यहाँ पूजा की जाती है। मूर्ति की बात करें तो महाराष्ट्र से ही लालबाग के राजा की मूर्ति लाई जाती है, और इस बार के मूर्ति में खासियत है कि 5 कैरेट का हीरा मूर्ति के मुकुट में जुड़ा हुआ है। और पूजा के साथ साथ विसर्जन में भी जो महाराष्ट्र से ही आते हैं, समूह आता है, 50 लोगों का समूह इस बार भी आएगा, जो विसर्जन में भव्य तरीके से गाजे बाजे के साथ लालबाग के राजा की विदाई भी होती है। 48 साल से महाराष्ट्र मंडल के द्वारा लालबाग के राजा की यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा होती है, और फिर भव्य तरीके से ही लालबाग के राजा का विसर्जन भी किया जाता है। इस बार भी पूजा भव्य तरीके से होगी, और मूर्ति में खासियत है कि 5 कैरेट का हीरा मूर्ति के मुकुट में जड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।